हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है नमपाई। हम पाइथन के नमपाई पे बात कर रहे हैं। नमपाई होता क्या है बेसिकली पाइथन में? नमपाई स्टैंड फॉर द न्यूमेरिक पाइथन विच इज़ पाइथन पैकेज फॉर द कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एंड द सिंगल डायमेंशनल एरे एलिमेंट। यानी कि अभी तक आपने जो भी कैलकुलेशंस करी थी वो हम नॉर्मल नंबर्स पे कर रहे थे, ठीक है, हमने लिस्ट करा, टपल किया, बट हम एरे पे काम नहीं कर रहे थे। अगर हमें एरे पे काम करना है, अब एरे क्या होता है पहले हम एरे समझते हैं, फिर हम नमपाई पे बात करेंगे। एरे बेसिकली क्या होता है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, यानी कि एक जैसे अगर हमारे डेटा टाइप का अगर हम कलेक्शन कहें तो उसको हम एरे बोलते हैं। इनका मेमोरी लोकेशन भी मतलब कंटिन्यूअस होता है और एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, उसको हम एरे बोलते हैं। तो एरे हमारा सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। सिंगल डायमेंशनल का मतलब होता है सिंपल, हमारे पास कुछ डेटाज हैं, जैसे 4-5 डेटा हो गए और वो डेटा हमने एक ही कंटिन्यूअस लोकेशन पर रखा, तो वो हमारा सिंगल डायमेंशनल होता है। बट मल्टी डायमेंशनल हम उसको कहते हैं कि अगर हमारा एरे जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में है या टेबल की फॉर्म में है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। पाइथन में एरे को एक्सेस करने के लिए नमपाई पैकेज का यूज़ किया जाता है। ये पाइथन का पैकेज होता है जिसका नाम ही है नमपाई, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन जिसको हम कहते हैं। तो एरे में कैलकुलेशन करने के लिए नमपाई का यूज़ किया जाता है। NumPy stands for the numeric Python, which is the Python package for the computation and processing of the multi-dimensional and the single dimensional array element. और Travis Oliphant created the NumPy package in 2005 by injecting the feature of the ancestor module the numeric into the another module numarray. तो बेसिकली न्यूमेरिक को नम एरे के अंदर ऐड करके इन्होंने क्या है नमपाई बनाया, और इसका एक्सटेंशन मॉड्यूल ऑफ द पाइथन इज़ द मोस्टली रिटर्न इन द सी। और पाइथन का ये जो पैकेज है, इस पैकेज को लिखा किस में गया है, बनाया किस में गया है, बेसिकली सी लैंग्वेज पे बनाया गया है। और नमपाई का यूज़ ज़्यादातर हम डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए या उस पर मैनिपुलेशंस करने के लिए, मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिसेस को मैनिपुलेशन करने के लिए हम नमपाई का यूज़ करते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। कैलकुलेशन कहाँ, जैसे कि अगर हम डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की बात करें तो वहाँ पे नमपाई, स्काईपाई, पांडास इनका यूज़ किया जाता है ताकि हम इस पर कॉम्प्लेक्स डेटा पे हम काम कर सकें, ठीक है। तो नमपाई हमारा बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। नमपाई एरे ओरिएंटेड कंप्यूटिंग है। इट्स एफिशिएंट इम्प्लीमेंट एंड द मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे को बहुत एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करता है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग द फरियर ट्रांसफॉर्म एंड रीशेपिंग द डेटा स्टोर्ड इन द मल्टी डायमेंशनल एरेज, और डेटा की रीशेपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फरियर ट्रांसफॉर्म हमारा बेसिकली जो डेटा होता है, एनालॉग डेटा उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो एनालॉग टू डिजिटल अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा ये नमपाई यूज़ किया जाता है। नमपाई प्रोवाइड द इनबिल्ट फंक्शन द लीनियर अलजेब्रा एंड द रैंडम नंबर जनरेशन, और इसके अंदर कुछ हमारे पावरफुल फंक्शंस अवेलेबल हैं जो लीनियर अलजेब्रिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है और कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। बट नमपाई हमारा एक एक्सटर्नल पैकेज है जो हमें पाइथन के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो नमपाई हमारा प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे कि आपने ओएस मॉड्यूल किया था और आपने डेट टाइम मॉड्यूल किया था, तो इस टाइप के मॉड्यूल नहीं है ये नमपाई, इसको हमें एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली ये पाइथन के बंडल के साथ नहीं आता, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल हम कैसे करते हैं? पिप के थ्रू से इंस्टॉल करते हैं। पिप होता क्या है? पिप बेसिकली पाइथन का इंस्टॉलेशन है, पाइथन का इंस्टॉलेशन है। अगर हमें अलग से कुछ इंस्टॉल करना है, पाइथन में अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं, तो हम उसको पिप के थ्रू से करते हैं। और ये कमांड हम कैसे लिखेंगे? पिप इंस्टॉल नमपाई। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको हम लिखेंगे CMD के अंदर। तो जब भी कोई एक्सटर्नल आपको पाइथन का लाइब्रेरी ऐड करनी है तो आप CMD ओपन करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, किसी लोकेशन पे नहीं करना, किसी भी जगह पे नहीं जाना, आपको सिर्फ यही कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल नमपाई। ये आप लिखेंगे और एंटर करेंगे।
जैसे आप इसको एंटर करते हैं तो ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मैं पहले इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ। तो एक बार मैं इसको अनइंस्टॉल करती हूँ। अनइंस्टॉल numpy, हाँ अब इसने रिमूव करना है। यस, हम रिमूव कर देते हैं पहले। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल। अब मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल numpy, एंटर। जब आप अपने सिस्टम पे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का ये दिखाएगा, और अभी ये इंस्टॉलेशन चल रही है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy, और इसका वर्जन क्या है 1.2.0। अब इसको चेक करने के लिए कि numpy इंस्टॉल हुआ है या numpy आ रहा है, हम कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पे पाइथन पे जाएंगे, ठीक है, और पाइथन पे जाके जब पाइथन का शेल आ जाएगा तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं numpy। तो इसने कोई एरर नहीं दिखाया, इसने इसको इंस्टॉल कर दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हमारा मॉड्यूल आ चुका है, ठीक है। अगर हम अनइंस्टॉल करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अनइंस्टॉल हो गया। अब आप पाइथन पे जाएंगे और यहाँ पे अब आप इंपोर्ट करते हैं numpy को। तो देखो इसने क्या बताया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। तो मॉड्यूल नहीं मिला इसको, नो मॉड्यूल मिला numpy नाम का कोई मॉड्यूल ही नहीं है। तो मॉड्यूल को पहले हमें हमेशा इंस्टॉल करना पड़ता है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो फिर से मैं बता देती हूँ, इंस्टॉल numpy। तो ये आपका numpy इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, अब हमने numpy को इंस्टॉल कर लिया। numpy इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसमें एरे डिफ़ाइन करना या एरे कैसे बनता है, अब मैं वो बताती हूँ। तो numpy में हम nd एरे यानी कि मल्टी डायमेंशनल n डायमेंशनल एरे हम इसमें डिक्लेयर करते हैं। तो n डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन द numpy विल स्टोर द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। एक जैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है एरे। इन अदर वर्ड वी कैन डिफाइन द nd एरे एज द कलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप या डी टाइप ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जैसे डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। nd ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग द जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी कि ये भी इंडेक्स बेस पे चलता है। जैसे कि आपने लिस्ट देखा था, आपने टपल देखा था, तो ये भी जीरो बेस पे चलता है। तो ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑब्जेक्ट कंटेन द सेम साइज ऑफ मेमोरी, क्योंकि एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है तो मेमोरी में जो साइज़ लेगा वो एक जैसा लेगा। अब हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए आपको numpy.array इसका यूज़ करना है, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स में वैल्यू पास करेंगे जितना भी आपको एरेज लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक फ़ाइल लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते हुए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं numpy के नाम से, ठीक है। ओके, ये बना हुआ है, तो हम इसको numpy1 के नाम से बना लेते हैं, numpy1, ओके। और यहाँ पे हम इसकी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। मैं first.py के नाम से सेव कर लेती हूँ इसको। और यहाँ पे अभी हमें एरेज बनाने हैं, तो हम करेंगे इंपोर्ट numpy, ठीक है। numpy इंपोर्ट करने के बाद अब आपको एक एरे क्रिएट करना है। तो a = आप numpy, क्योंकि ये हमारा पैकेज है तो आप या तो पूरा नाम लिखें, नहीं तो इसका हम रीनेम कर लेते हैं। तो मैं रीनेम कर लेती हूँ एज np, ठीक है। तो np हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, तो हर जगह हम np को यूज़ करेंगे। तो np.array हमने ये क्रिएट करा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रिंट करा देते हैं a को। तो एक बार हम चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट या पोजीशन 1, यानी कि इसके अंदर आपको वैल्यूज़ पास करनी है, तभी वो क्या करेगा, वो एरे क्रिएट करेगा। तो इसमें वैल्यू नहीं है फ़िलहाल,
तो वैल्यू हम कैसे देंगे, वैल्यू देने के लिए इस तरह से आप वैल्यू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको यहाँ पे एरे के अंदर जो जो वैल्यू आपको इंस्टॉल मतलब जो जो वैल्यू आपको देनी है, जिस नंबर्स का आपको एरे बनाना है वो आप इसमें देंगे। तो एक जैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक इंटीजर है एक फ्लोट है, ये नहीं होगा, ये एक जैसी वैल्यूज़ का एरे जो है बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपने एरे में डेटा टाइप दिया था, जो आपने डेटा दिए थे, उस एरे को इसने डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो ये हो गया। आप वन डायमेंशनल भी बना सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, जैसे कि ये जो एग्जांपल है ये वन डायमेंशनल एरे का है और ये जो एग्जांपल है वो मल्टी डायमेंशनल एरे का है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है 2D एरे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल इसके बन जाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, मैं सेम ही कॉपी एंड पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं मल्टी डायमेंशनल बनाती हूँ। मल्टी डायमेंशनल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ब्रैकेट जैसे मैंने 3 का एक बनाया और फिर मैं 3 का एक बना देती हूँ और फिर मैं 3 का एक बना देती हूँ। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 3-3 का पेयर करना है। तो ये क्या है, एक रो के अंदर 3 कॉलम है। तो ये हमारा कैसे बन गया, 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। 3x3 यानी कि 3 कॉलम और ऐसे ही 3 रो इसमें बनी हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए एरे नहीं, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो अब देखिए मैट्रिक्स हमेशा ऐसे प्रिंट होता है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल रो एंड कॉलम में प्रिंट हो रहा है। तो ये एक साथ इस लाइन में है, इस लाइन को हम अलग कर देते हैं ताकि आपको एक साथ दिखे प्रिंट ए। तो ये देखिए ये आपका वन डायमेंशनल एरे होता है। वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ एक सिंगल रो होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आपके रो एंड कॉलम भी होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको, 1D एरे एंड 2D एरे। यस मैम। इसको 1D और इसको 2D कहते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल है रो एंड कॉलम। इसकी इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इंडेक्सिंग भी ना इसकी 0 से शुरू होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से शुरू होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी इंडेक्सिंग, तो इसका जो रो है ये 0 रो है, ये 1 रो है और ये 2 रो है, 0 1 2। इसी तरह ये वाला जो कॉलम है ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 6 की, तो यानी कि ये 2 और ये वाला 1 यानी कि 1, 2 ये इसकी जो है इंडेक्सिंग का नंबर है 1 1 एंड 2। तो 1 रो है एंड 2 कॉलम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली वैल्यूज़ को चेक करते हैं या उसकी पोजीशन चेक करते हैं कि वो कहाँ पर है। 0 से शुरू होता है हमेशा। अब इसमें अगर आपको डायमेंशन चेक करनी है कि ये जो है कि इसका डायमेंशन क्या है, तो कैसे चेक करेंगे। तो डायमेंशन चेक करने के लिए इसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है, या आप इसको कह सकते हैं कि एंडिम एक एलिमेंट आता है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट डायमेंशन इज, तो a डॉट एन डिम, एन डिम का यूज़ करेंगे। सेम ही मैं यहाँ पे भी आपको डायमेंशन दिखा देती हूँ, ठीक है। डायमेंशन इज, तो यहाँ पे अगर डायमेंशन कहेंगे तो डायमेंशन ये 1 दिखा रहा है, यहाँ पे डायमेंशन ये 2 दिखा रहा है, यानी कि 2D है, ये 1D है। एन डिम का यूज़ करके फाइंडिंग द साइज ऑफ द ईच एरे एलिमेंट, यानी कि एरे के अंदर कितना, एरे का साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, वो अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लिखना है, a डॉट आइटम साइज़। आइटम साइज़ से हम क्या करते हैं, हम इसमें साइज़ पता करते हैं। तो हम इसमें कर देते हैं साइज इज आइटम साइज
और 2D में भी आपको दिखा देती हूँ, दोनों में देखेंगे तो दोनों में देखिए तो इसमें साइज़ क्या दिखा रहा है 4, इसमें भी साइज़ दिखा रहा है 4 ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है इंटीजर टाइप है, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर मेमोरी में कितना साइज़ लेता है 4 बाइट का साइज़ लेता है हर एक एलिमेंट का मतलब आइटम का जो साइज़ है वो क्या है 4 बाइट है। तो इसमें आप आइटम साइज़ कह दो, ईच आइटम साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 दिखा रहा है दोनों ही, क्योंकि दोनों में ही इंटीजर है। अब इसमें हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लो ये जो वैल्यूज़ है इसमें अगर एक नंबर भी अगर आपने फ्लोट ले लिया, ठीक है, जैसे मैं इसमें कर देती हूँ 4.3 और अब चेक करते हैं तो 4.3 यानी कि एक वैल्यू अगर फ्लोट है तो बाकी वैल्यूज़ को भी इसने क्या कर दिया फ्लोट कर दिया। आप देखो सब में देखो इसने पॉइंट लगा रखा है, यानी कि 1 पॉइंट बाद का ये 0 ही मान रहा है, ठीक है। तो फ्लोट का जो साइज़ होता है वो क्या होता है 8 बाइट, तो इसने 8 दे दिया। ये इंटीजर है तो इसने क्या दे दिया, इसने दिया हमारा 4, ठीक है। अगर आप इसको कैर बना देते हैं, कैर की बात करते हैं, जैसे अगर मैं मान लो सेम ही चीज़ मैं एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज़ में दे देती हूँ, वैल्यू हम कैरेक्टर में दे देते हैं। तो कैर का साइज़ लो, सेव करो और अब यहाँ चेक करो तो यहाँ पे ये फ्लोट ले रहा है 8 बाइट, यहाँ पे कैरेक्टर ले रहा है तो कैरेक्टर भी हमारा 4 बाइट ले रहा है ये, ठीक है। इंटीजर है, इंटीजर भी हमारा 4 बाइट ले रहा है। तो ये कैरेक्टर नहीं, बेसिकली कैरेक्टर का हो स्ट्रिंग का हो तो ये इसका एरे बनाता है। तो एरे आप किसी भी टाइप के डेटा टाइप का बना सकते हैं। इसके बाद आइटम साइज़ यानी कि ईच आइटम साइज़ हमने कर लिया। उसके बाद फाइंडिंग द डेटा टाइप, अगर आपको डेटा टाइप देखना है कि ये टाइप क्या है, किस टाइप का इसमें है, तो इसके लिए आपको डी टाइप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ईच आइटम ऑफ द टाइप इज, यानी कि आइटम टाइप यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आइटम टाइप इज ए डॉट डी टाइप। इसको हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको और 2D वाले में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा प्रिंट करने के लिए हमें थोड़ा तो 20 टाइम्स कर लिया। तो यहाँ पे आप देखो ये फ्लोट है तो इसने बता दिया फ्लोट 64, ठीक है। ये आपका ये है तो इसने यू आई टाइप का बता दिया U1, और यहाँ पे ये इंटीजर है तो ये इंट 32 ले लिया। इंट 32 यानी कि ये सारा आइटम का टाइप है, किस टाइप का आइटम है आपका, ठीक है। तो ये डेटा टाइप बता रहा है आपका, तो डेटा टाइप कुछ इस तरह से ये सबका डेटा टाइप ये शो कर रहा है। अब डेटा टाइप आपको इसमें देखना है तो मैंने इसी में ही लास्ट में आपका डेटा टाइप भी दिया हुआ है। ये देखो ये सारे डेटा टाइप हैं, जैसे कि बुलियन टाइप 0101 है तो बुलियन होगा, इंट है, इंट सी, इंट पी, ठीक है। रिप्रेजेंट द इंटीजर विच आर यूज फॉर इंडेक्सिंग, इंट 8, ठीक है। 8 की रेंज क्या है 128 से 127, 16 इसकी रेंज इतनी है, 32 रेंज बढ़ जाती है, 64 रेंज और बढ़ जाती है, ठीक है। यू इंट 8 यानी कि 1 बाइट, तो वो हमारा यू आई जो दिखा रहा है वो यूनिट यू इंट ही है क्योंकि ये अनसाइन इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू हो गया फ्लोट 16, फ्लोट 32, रेंज बढ़ जाती है फ्लोट 64। इसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टाइप का भी डेटा आ जाता है, ठीक है।
और उसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है, कॉम्प्लेक्स 64128। तो ये सारा डेटा टाइप है, जो जिस टाइप का भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो डेटा टाइप इसमें दिखा रहा है। हाँ जी, डी टाइप के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप एंड साइज़ की। शेप और साइज़ का मतलब क्या होता है कि एरे का साइज़ कितना है, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और शेप यानी कि किस टाइप का है ये बेसिकली। चलिए शेप और साइज़ चेक करते हैं। प्रिंट द शेप इज ए डॉट शेप, और नेक्स्ट साइज इज, ठीक है। तो दोनों को ही हमें चेक करना है, इसको चेक कर लो और यहाँ ले लो और लास्ट में इसमें ले लेते हैं। तो देखो शेप एंड साइज़ का क्या बता रहा है, इसमें कितने डेटा हैं, इसमें टोटल है 9, ठीक है। तो ये शेप क्या बता रहा है, शेप का मतलब ये बता रहा है कि ये शुरू कहाँ से है, मतलब लास्ट ये क्या है 9 से है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका साइज़ है टोटल है 9, ठीक है। इसमें अगर हम, क्योंकि 1D एरे है, तो 1D एरे में शेप एंड साइज़ का मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू हो गया। ABCD हो गया, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो शेप एंड साइज़ हमारा क्या बता रहा है, हमारा 5 बता रहा है। और यहाँ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में शेप क्या बता रहा है, शेप इसका है 2D एरे, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम, और इसका टोटल साइज़ क्या है, टोटल साइज़ है यानी कि 5। टोटल एलिमेंट इसमें 9 दिखा रहा है, ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट 5 दिखा रहा है, इसमें टोटल एलिमेंट 9 दिखा रहा है। और शेप बता रहा है कि 1D एरे है, तो 9 यानी कि लास्ट एलिमेंट बता रहा है, ये यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट बता रहा है कि 1 है, इसके बाद समझ लो 1, यानी कि 5:1 का है। 5 कॉलम हो गए और 1 रो हो गई, ठीक है, 1 दिखा नहीं रहा है बट 1 रो हो गई, 9 कॉलम है एंड 1 रो हो गई। तो ये एलिमेंट्स बता रहा है शेप एंड साइज के अंदर। शेप एंड साइज के बाद आता है रीशेपिंग ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप 1D एरे को 2D में कन्वर्ट करना चाहें, 2D को 1D में कन्वर्ट करना चाहें, या 2D के ही डायमेंशन को अगर आप बदलना चाहें तो आप बहुत इजीली बदल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बदल सकते हो। उसका यूज़ करने के लिए हम रीशेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। रीशेप करके आप उसको दोबारा से प्रिंट करेंगे तो बदल जाएगा। चलिए रीशेप देखेंगे। जैसे ये जो ए है इसको मैंने कर दिया रीशेप। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट है 9, तो इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर दे तो 9 है तो 3x3 में हो जाएगा, तो 3,3 कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको प्रिंट कर देते हैं ए को। तो अब ये जो ए प्रिंट होगा ये 2D बन गया 1D से। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो 5 हम 6 ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ई के बाद FP ले लेते हैं और इसको हम 2D में कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी। तो A डॉट रीशेप, और रीशेप करेंगे इसको क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं तो 2x3 या 3x2 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम 3x2 में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं इसको A को। और ये जो हमारा है ये 3x3 है, ठीक है, तो 3x3 को आप 3x3 ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2x किसी और में नहीं होगा क्योंकि 9 एलिमेंट्स और किसी में होते नहीं हैं, सिर्फ 3x3 में होते हैं। तो आप इसके एलिमेंट को और बढ़ाकर, जैसे मैं और एलिमेंट इसमें बढ़ा देती हूँ 10, 11, 12, और अब ये हो गया 3x4 का, तो इसको मैं बदल देती हूँ, 12 एलिमेंट्स हो गए, तो 4x4 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको मैं रीशेप कर देती हूँ 4,4, ठीक है, लेकिन उसमें 16 एलिमेंट्स होने चाहिए ना, 4 चौक 16, तो हम 16 एलिमेंट्स बना देते हैं, 13, 14 एंड 15, बट अभी भी एक बाकी है, तो ये एरर देगा 4x4 में, कोई बात नहीं। तो 15 एलिमेंट्स हो गए ना, तो 3x5 का कर लेते हैं, ठीक है। अब तो ये 15 हो जाएगा और इसमें प्रिंट करेंगे ए को,
ठीक है, अब मैंने सबको शेप चेंज कर दी, यानी कि 1D को हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और जो 2D था उस 2D को हमने अलग से 2D बना दिया। इसको हम करके देन आप चेक करो तो ये देखो सबका चेंज कर दिया इसने। इसने प्रिंट ही वैसे कर दिया, ये देखो ये तो बदल गया, बट आपका रीशेप 1D का 2D नहीं बना। एक सेकेंड, ओके, इसको हमने किसी और में स्टोर नहीं करा, इसने सिर्फ ए को ही प्रिंट करा है, इसको मुझे किसी और में स्टोर कराना है। हम बी बाय या ए में ही स्टोर करा देते हैं, ए इक्वल्स टू, तभी तो वो चेंज करेगा। वो चेंज तो कर रहा है बट प्रिंट नहीं कर रहा। ए इक्वल्स टू ए डॉट रीशेप, अब देखेंगे तो अब देखिए इसने बदल दिया। अब देखो यहाँ पे ये 1D एरे था, हमने इसको 3x3 में करा तो इसने 3x3 का मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया। ये था, इसको हमने चेंज कर दिया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा ऐसा मैट्रिक्स था तो अब हम इसको ऐसा, मतलब एक्चुअली क्या दिखा रहा है अब ये हमारा 3x5 का ही दिखा रहा है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे 3x5 ही हो गया, 5x3, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। फाइव बाय थ्री कर देते हैं, अब ये चेंज दिखाएगा। दोनों में सेम ही दिखा रहा है। 5 कॉलम, 5 रो एंड 3 कॉलम, इसको किसी और में चेंज करना पड़े, और इसको हमने ए स्टोर नहीं करा, वो सेम दिखा रहा है। 5 कॉलम 3 रो, अब हम 3 रो 3x5 का कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, इसमें भी हमने बदला नहीं था तो अब ये बदल गया। अब ये 3x5 का मैट्रिक्स हो गया, पहले वो 5x3 का था, ठीक है, तो हमने इसको रीशेप कर दिया। आपको किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करके तब प्रिंट करना था, या डायरेक्टली इसको प्रिंट करते और इसके अंदर ही रीशेप करके कर देते तो ये रीशेपिंग इसकी हो जाती है। तो इसमें बहुत इजी है इसको रीशेप करना। बाकी अदर लैंग्वेजेस में जैसे C एंड C++ में हम 1D को 2D में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो नहीं होता था, बट पाइथन में बहुत इजीली है, आप रीशेप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है हमें कोई डेटा अलग से निकालना है, बीच में से अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसको स्लाइसिंग के थ्रू से कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग हमारे इंडेक्स बेस पे होती है, ठीक है। इंडेक्स बेस पे कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3, इसकी भी 0 1 2, तो 0 से स्टार्ट होगी। जब भी आपको स्लाइसिंग करनी है 2D के अंदर तो वो 0 से ही स्टार्ट होगी। तो करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमने इसको रीशेप कर दिया 3x3 में, तो 3x3 का मतलब है अगर हमें प्रिंट करना है इसमें a ऑफ 2/2, ठीक है, तो 2/2 का डेटा हमारे पास क्या होगा, पहले सिर्फ इसको फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट में देखो 2/2 का डेटा क्या निकल रहा है, ये 9 निकल रहा है। क्यों, क्योंकि 0 1 2 2 रो हो गई, और 0 1 और 2 कॉलम हो गया। तो 2/2 में हमारा कौन सा निकल रहा है, ये वाला एलिमेंट निकल रहा है। इसी तरह से 1/1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट क्या है 0/0, 0,0। तो पहला हमारा रो होता है, दूसरा हमारा कॉलम होता है। तो रो हमारी ऐसे हो गई, कॉलम हमारा ऐसे हो गया। तो इस हिसाब से आप एलिमेंट की स्लाइसिंग करेंगे, एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है। 1D एरे के अंदर था तो 1D एरे के अंदर सीधा ही आपका 0 1 2 3 4 करके इस तरह से प्रिंट होता। तो सेम चीज़ मैं इसको रीशेप करने से पहले एक बार मैं प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ, जिसमें हम 1D एरे का करेंगे। तो हम प्रिंट करते हैं a ऑफ 4, ठीक है, इसमें सिंगल डायमेंशन जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं a ऑफ 4। अब a ऑफ 4 के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट इसमें ज़्यादा ही हो गया, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए a ऑफ 4, तो इसने कौन सी दिखा दी, फिफ्थ एलिमेंट दिखा दी। तो फिफ्थ एलिमेंट यानी कि 0 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे ये वाली वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू उसने फाइंड आउट कर दी। तो 1D एरे के अंदर हमारा 1 डायमेंशन देना है, एक ही डायमेंशन देना है, 2D के अंदर हमें 2 डायमेंशंस देने होंगे स्लाइसिंग के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब क्या है, लाइन जो लेंथ स्पेस है, बेसिकली लाइन स्पेस में लेंथ स्पेस, ये हमारा एक रेंज के अंदर की वैल्यूज़ को एरे में कन्वर्ट कर देगा, और मतलब हमें अलग से वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ हमने दी हैं, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ हम ना दें, ठीक है, और एक रेंज देते हैं, उस रेंज के बीच में वो इवनली या इक्वली एक एरे क्रिएट कर दे इक्वल वैल्यूज़ का। तो हम करके देखते हैं, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट बना देती हूँ बाकी सारे। तो यहाँ पे हम करते हैं a इक्वल्स टू np डॉट लेंथ स्पेस, और लेंथ स्पेस के अंदर आपको क्या वैल्यू देनी है, एक तो स्टार्टिंग वैल्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 3 से, और मुझे कितने करने हैं, मुझे 30 लास्ट वैल्यू दे दी, और इसके बीच के जो एरेज बनाने हैं वो कितने वैल्यूज़ बनाने हैं, कितने एरेज बनाने हैं, जैसे मैं बना देती हूँ मान लो 10, ठीक है, मुझे 10 एलिमेंट्स में डिवाइड करना है 3 से लेकर 30 तक, और हम प्रिंट कर देते हैं a को। तो आप देखो, जैसे मैंने 3 से लेकर 30 तक किया, 10 में करा तो ये इवनली इसने ब्रेक कर दिया, 3 6 9 12, ठीक है, जो इवनली ब्रेक हो सकता है। बट अगर मुझे इसको 12 में कन्वर्ट करना है, 12 एरेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, तो फिर ये पॉइंट्स में वैल्यू लेगा। अभी आप देख रहे हो, पहली वैल्यू 3 हो गई, दूसरी वैल्यू मतलब इक्वली डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, फिर 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट, यानी कि इसने ऑटोमेटिक पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। जो लेंथ स्पेस होता है वो ऑटोमेटिक फ्लोट में ही लेता है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो इसने 12 डिवीज़न करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12, ठीक है। तो लेंथ स्पेस हमारा ये है। लेंथ स्पेस के अंदर, अच्छा लेंथ स्पेस हो गया, देन उसके बाद हम बात करते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम एंड द सम ऑफ द एरे एलिमेंट। अगर आपको एरे के अंदर मैक्सिमम मिनिमम सम अगर आपको ये निकालना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत इजी है। सॉरी, ये एक्चुअली, हाँ जी, तो हम एरे का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम इसको 8 पार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये पॉइंट्स में कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सिंपल आपको यूज़ करना है a डॉट मैक्स, और सेम अगर हम यहीं कहेंगे मिनिमम के लिए, तो मिनिमम और एक सम नाम का फंक्शन होगा, मैक्स मिन नंबर एंड सम ऑफ सम इन एरे। तो देखो मैक्सिमम नंबर इसने क्या निकाला, मैक्सिमम इसने निकाला 30, ठीक है, मिनिमम इसने लगाया 3, और सम इसने टोटल नंबर जो है उसका सम कर दिया 132, ठीक है। अब इसमें शेप मतलब इसमें हम वैल्यू चेंज करते हैं और फिर सम करके देखते हैं। जैसे 8 में तो इसने दिखाया 132, ठीक है,
पहले मैं 8 ही कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। 132 ओके। अब हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और 10 में चेक करते हैं। तो 10 में इसके सम कर दिया 165, ठीक है। उसके बाद अगर हम 12 में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम सम देखते हैं तो सम 198, यानी कि जैसे जैसे वैल्यूज़ इसमें डिवीज़न ज़्यादा होता जा रहा है उसने वैल्यूज़ को सम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कुछ हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमपाई एरे एक्सेस की। नमपाई एरे एक्सेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपका 2D एरे होता है जो हमारा ज़ीरो मतलब रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप एक्सेस वाइज अगर आप मैक्सिमम मिनिमम और सम निकालना चाहें तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम और सम करना चाहें हमारा एक्सेस वाइज तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं, हम एक 2D एरे लेते हैं और 2D एरे में हम यूज़ करके देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम एंड सम। तो हम करेंगे, एक एरे लिया और np डॉट एरे, ठीक है। हम एरे बना लेते हैं, हम 3x3 का ले लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। हमने सिंपल एक एरे लिया, ठीक है। इसमें हम प्रिंट करते हैं ए को, सेव करो चेक करो। तो अभी इसने एरे प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसमें मैक्सिमम मिनिमम और सम निकालना है बट मुझे एक्सेस देना है। सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैक्स देंगे और हम इसमें लिखेंगे एक्सेस 0 0 एक्सेस, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा रहा है। 0 एक्सेस क्या होते हैं आपके कॉलम का और 1 एक्सेस क्या होता है रो का। तो 0 एक्सेस करके अगर आप सेव करो चेक करो तो इसमें क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम 7 8 9। तो 7 8 9 किसका दिखा रहा है, यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो इस वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 7 हो गया, सेकंड कॉलम में 8 हो गया, थर्ड कॉलम में 9 हो गया, ठीक है। तो तीनों कॉलम का दिखा रहे हैं, तीनों कॉलम का मैक्सिमम नंबर। इसी तरह से अगर हम एक्सेस 1 में मैक्सिमम नंबर निकालें तो ये बता रहा है 3 6 और 9, क्योंकि इस वाले रो में 3 है, इस वाले रो में 6 है, इस वाले रो में 9 है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे मिनिमम निकालना है 2D में, एक्सेस 0 और सेम मैं एक्सेस 1 कर दूँ, सेव एंड चेक। तो यहाँ पे देखो ये मिनिमम नंबर निकाल रहा है 124 एंड 147, ठीक है। तो 147 हो गया सबका मिनिमम और यहाँ पे 123 हो गया जो मिनिमम नंबर है। आप रैंडम नंबर लेके भी देख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में नंबर लिया है, आप रैंडम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम सम को भी करके देखते हैं। एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। तो यहाँ पे आप देखिए सम बता रहा है इसने 12 15 18, यानी कि यहाँ पर कॉलम है 147 प्लस करेंगे 12 2 5 8 15, ठीक है, 3 6 9 18 और उसी तरह 1 2 3 हमारा प्लस करके 6, ये हमारा रो वाइज सम कर रहा है। तो 2D एरे के अंदर भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है जो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 2D का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं, चलिए इसमें ही हम स्क्वायर रूट करके देखेंगे। प्रिंट a डॉट sqrt और a डॉट नहीं, इसमें हमें np का ये फंक्शन है और इसमें हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, a का। तो यहाँ पे देखिए हर एक का ये स्क्वायर रूट निकाल रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसने नॉर्मली 3 दे दिया।
8 का इसने 2.82 जो भी इसमें वैल्यूज़ आती हैं वो फाइंड कर रहा है। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये फाइंड करेगा, क्योंकि अगर आपने STD अगर आपने ये देखा है कि मैथ्स पढ़ी है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ये उस कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर लेता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये निकला इन सभी नंबर्स का। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है, मान लो दो अलग अलग मेरे पास मैट्रिसेस है, ठीक है, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, और उसमें मुझे दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वो बहुत आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही हम करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लिया और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया B। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे बीच में वैल्यू चेंज कर दो, हमने 11 और इसको 12 और इसको 13 कर दिया। ठीक है, ये 1 2 3 ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस माइनस और हमें मल्टीप्लाई ये करना है, डिवाइड करना है, हम ये भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करते हैं A प्लस B। अगर हमें A प्लस B करना है और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं A प्लस B, सेव करो। तो A प्लस B इसने सबको प्लस कर दिया। ठीक है, जो ये वैल्यू थी 11 में 1 प्लस करा, यहाँ पे 12, ठीक है, 12 में 2 प्लस करा, यानी कि सेम होना चाहिए वैसे तो दोनों की डायमेंशन A और B की, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो हर एक एलिमेंट का इसने प्लस कर दिया। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखो इसने मल्टीप्लाई हमें करके दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो इसने डिवीज़न हमें करके दिखा दिया। ठीक है, डिवीज़न की वैल्यू भी दिखा दी इसने। और चलिए कुछ और भी करके देखते हैं, क्या पता ये लेगा। माइनस को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इसने माइनस भी करके दिखा दिया, इसमें 10 10 10 बाकी 0 0 0। रीज़न क्योंकि सेम वैल्यूज़ है, बाकी वैल्यूज़ सेम है, तो इसने 0 0 दिखा दिया। इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो 10 10 10 आएगा। ठीक है, माइनस भी कर दिया। देन हम मॉड करके देखते हैं, तो देखो इसने मॉड भी करके दिखा दिया, मॉड्यूल करके दिखा दिया, 0। ठीक है, 11 को इससे करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, इसको इससे करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 को 13 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसने 1 कर दिया, और बाकियों को अगर डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवीज़न हो जाता है, तो इसलिए बाकी आंसर इसने 0 में दे दिए। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं दो एरे के बीच में, बट दो मैट्रिसेस के बीच में, बट कंडीशन यही है कि दोनों का डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आप एरे का कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, यानी कि दो एरेज को आपस में अगर जोड़ना है तो वो आप जोड़ सकते हो, और उसको जोड़ने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। ठीक है, उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो वी स्टैक और एस स्टैक यूज़ होता है, वी स्टैक एंड एस स्टैक। तो चलिए इसको करके देखते हैं। वी स्टैक, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट np डॉट वी स्टैक, और इसमें हम किसको पास करेंगे, ए और बी को पास करेंगे, और इसमें एक ब्रैकेट और लगाना है हमें। ठीक है, दो आपको ब्रैकेट्स में इसको यूज़ करना है। तो वी स्टैक करने पर क्या है, वर्टिकली स्टैक हो गए, यानी कि पहला मैट्रिक्स आ गया, ये दूसरा मैट्रिक्स आ गया। ठीक है,
इसी तरह से आप हॉरिजेंटल इसको अगर आप स्टैक करते हैं, हॉरिजेंटल जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एच स्टैक, यहाँ पे भी एच स्टैक, तो एच स्टैक में आप देखोगे तो देखो ये वर्टिकली जुड़ गए, ठीक है। इसका पहला रो, इसका पहला रो एक साथ जुड़ गया, दूसरा दूसरा, ठीक है, तीसरा तीसरा, इस तरह से ये वी स्टैक और एच स्टैक ये यूज़ करता है दो मैट्रिसेस को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम डेटा टाइप की बात करते हैं, तो डेटा टाइप भी हम कर चुके हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप थे। तो आज हमने बेसिकली बहुत बेसिक्स फंक्शंस देखे हैं इसके, ठीक है, कि एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उसकी रीशेपिंग करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो हमने कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस देखे और एरे क्रिएशन देखा, मैट्रिक्स क्रिएशन देखा, उसमें कुछ हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे। ओके, तो इसमें कुछ अगर आपको डाउट है, एरर है कोई भी अगर आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।